दोस्तों कहते हैं कि पति पत्नी की जोड़ी जो ऊपर से बनकर आती है उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। पर क्या वास्तव में पति का ये पवित्र रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या फिर यह रिश्ता कई जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तो दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में श्रीनारायण जी ने स्वयं देवी पद्मा को बताया है कि पति का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तो आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, श्रीनारायण जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और देवी पद्मा उनके चरण दबा रही थी। तभी देवी पद्मा के मन में एक विचार आता है और वह श्रीनारायण जी से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करेंगे? तब श्रीनारायण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, अवश्य बताइए, आपका वह प्रश्न कौन सा है जो आपके मन को बेचैन कर रहा है? मैं अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। तब देवी पद्मा श्रीनारायण जी से कहती हैं, प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पति का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। क्या पत्नी का रिश्ता केवल एक जीवन तक सीमित है या ये रिश्ता 7 जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तब श्रीनारायण जी कहते हैं, हे देवी, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा हुआ है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुनिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पति का रिश्ता आखिर कितने जन्मों तक रहता है। तब देवी पद्मा कहती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन से और अंत तक सुनूंगी। दोस्तों, फिर श्रीनारायण जी देवी पद्मा को वो कथा सुनाने लगते हैं। कथा शुरू करने से पहले सभी लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री नारायण, जय देवी पद्मा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्रीनारायण जी देवी पद्मा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में महेंद्रपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में रत्नाप्रभा नाम की एक राजकुमारी थी जो एक गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसका विवाह चंद्रकेतु नामक एक धर्मनिष्ठ और सदाचारी राजकुमार से हुआ था। दोनों का जीवन वैभव, प्रेम और सुख से परिपूर्ण था। उन्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर रत्नप्रभा हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। यही एक अभाव था जो रत्नप्रभा को अक्सर चिंतित कर देता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक रत्नप्रभा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे आभास होने लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट है। उसने अपने प्रिय चंद्रकेतु को पास बुलाया और कहा, प्रियवर, मैंने सदा आपको अपना सर्वस्व समझा है, हमेशा आपको प्रेम किया है और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान की पूजा भी की है, परंतु मैं आपके जीवन में संतान का सुख नहीं ला पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। हे प्रियवर, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना। मेरी यादों के सहारे जीवन व्यतीत करना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर उस रत्नप्रभा की मृत्यु हो जाती है। फिर समय आने पर एक दिन चंद्रकेतु भी अपना शरीर त्याग देता है। फिर वह चंद्रकेतु सम्राट उदयन नामक एक राजा के घर जन्म लेता है, जिसकी 100 रानियां थीं। उन सभी रानियों के बीच वह राजा का इकलौता पुत्र था। उधर रत्नप्रभा भी एक ऐसे राजा के घर जन्म लेती है जिसकी भी 100 रानियां थीं और वह राजा की इकलौती पुत्री थी। दोस्तों, वह जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास एक अत्यधिक बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। उसका नाम था विद्याधर। वह राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय में उस तोते की सलाह लिया करता था और उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वह सम्राट उदयन विद्याधर से परामर्श करना कभी नहीं भूलता था। फिर एक दिन उस सम्राट उदयन ने अपने विद्याधर को बुलाकर कहा, हे विद्याधर, मैं तुम्हें एक बहुत अहम कार्य सौंप रहा हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। तब विद्याधर ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दे दीजिए। फिर सम्राट उदयन ने कहा, हे विद्याधर, तुम तो जानते ही हो मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और मैं उसके लिए एक ऐसी रत्नप्रभा चाहता हूँ जो हर दृष्टि से विशेष हो। तुम्हें बस वैसे ही रत्नप्रभा ढूंढनी है। उसके बाद सम्राट उदयन ने विद्याधर को अपने मन की सारी बात बता दी कि वो कैसी बहू चाहता है। सम्राट उदयन की बात सुनकर विद्याधर राजी हो गया। उसने सम्राट उदयन से कहा, महाराज, आप जैसी भी बहू चाहते हैं कृपया उसके गुणों को एक कागज पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। इसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए। मैं वैसे ही रत्नप्रभा को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा जैसी आप चाहते हैं। विद्याधर की यह आत्मविश्वासपूर्ण बात सुनकर सम्राट उदयन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी पसंद की रत्नप्रभा के गुणों को एक कागज पर लिख दिया और उस कागज को विद्याधर के पैर में बांधते हुए उसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज दिया। अब विद्याधर रत्नप्रभा की खोज में एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा, परंतु जब वो वहां पहुंचा तो मौसम ने अचानक करवट ले ली। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। फिर उसे बारिश से बचने के लिए एक जंगल में किसी सुरक्षित जगह की शरण लेनी पड़ी। उड़ते उड़ते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई दिया। विद्याधर ने सोचा कि यह पेड़ उसके आराम करने के लिए एकदम सही जगह है, तो वह वहां शरण लेने के लिए ठहर गया। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, जैसे ही उस विद्याधर ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा तभी अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सुनकर विद्याधर बहुत घबरा गया और उसने पेड़ के अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। वह पेड़ की जड़ के पास उगी हुई एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। जब बारिश रुक गई तो उस खोखली जगह में से एक मैना बाहर आई और सीधा विद्याधर के पास आकर बैठ गई। फिर विद्याधर और मैना दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस दौरान विद्याधर ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। विद्याधर की बात सुनने के बाद मैना कहने लगी, आज की यह मुलाकात मेरे लिए बहुत खास रही है। फिर वह मैना विद्याधर से आगे कहती है, जैसे आप अपने सम्राट उदयन के प्रति वफादार हैं वैसे ही मैं भी अपने राजा के प्रति वफादार हूँ। आप अपने राजा के पुत्र के लिए ऐसी रत्नप्रभा की खोज में निकले हैं जिसमें सभी गुण हों। ठीक उसी तरह मैं भी अपने राजा की पुत्री यानी रत्नप्रभा के लिए एक ऐसे चंद्रकेतु की तलाश में हूँ जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ और गुणवान हो। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, फिर वह विद्याधर मैना से कहता है, हे मैना, हमारे सम्राट उदयन ने आदेश दिया है कि हमें ऐसी रत्नप्रभा ढूंढनी है जो ऐसे घराने से हो जहाँ राजा की 100 रानियाँ हो, क्योंकि हमारे राजा की भी 100 रानियाँ हैं। तब मैना कहती है, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सम्राट उदयन की 100 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का भी केवल एक पुत्र है और हमारे राजा की भी केवल एक पुत्री है। तुम्हारे राजा का पुत्र भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की पुत्री भी हर गुण में श्रेष्ठ है। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, इस प्रकार विद्याधर ने मैना को चंद्रकेतु की सारी पसंद विस्तार बिल्कुल आपकी दी हुई नाम परिवर्तन सूची के अनुसार नीचे पूरी स्क्रिप्ट में केवल नाम बदले गए हैं, बाकी पूरी कहानी अक्षरशः वैसे ही रखी गई है से बता दी और मैना ने भी रत्नप्रभा की रुचियां और विशेषताएं विद्याधर को समझा दी। फिर दोनों विद्याधर और मैना रत्नप्रभा के राज्य में आ गए। विद्याधर मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब मेरे राजा का सपना पूरा हो जाएगा। जैसी रत्नप्रभा वे चाहते थे वैसे ही रत्नप्रभा मुझे मिल चुकी है, अब उनकी हर इच्छा पूर्ण होगी। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, जब विद्याधर और मैना उड़ते हुए रत्नप्रभा के महल में पहुंचे तो महल के एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। वह सिपाही तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपने मैना को जिस काम के लिए भेजा था उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह चंद्रकेतु की तलाश में कहीं नहीं गई। मैंने अपनी आंखों से उसे एक तोते विद्याधर के साथ घूमते हुए देखा है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपकी बातों को पूरी तरह से भुला दिया है।
सिपाही की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विद्याधर और मैना दोनों को मारने का आदेश देता है। जब ये बात मैना को पता चली तो उसने विद्याधर से कहा, हे विद्याधर, हम दोनों की जान अब खतरे में है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर हम यहीं रुके रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के सिपाही हमें ढूंढ लें, चलो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। फिर ऐसा सोचकर विद्याधर और मैना ने तुरंत वहाँ से उड़ान भरी और बहुत दूर निकल गए। राजा के सिपाहियों ने विद्याधर और मैना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अंत में सिपाहियों ने यह मान लिया कि विद्याधर और मैना को राजा के आदेश का पता चल गया होगा, इसलिए वे भाग गए होंगे। ये सोचकर राजा के सिपाही खाली हाथ महल लौट आए। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, फिर कुछ दिन तक विद्याधर और मैना ने इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। जब उन्हें लगा कि सही समय आ गया है तो वे फिर से महल लौट आए और आकर विद्याधर राजा के बाएं घुटने पर बैठ गया और मैना उनके दाएं घुटने पर बैठ गई। फिर मैना ने राजा से पूछा, हे महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हमने हमेशा आपकी वफादारी की है। आपके महल के सिपाही हमसे जलते हैं और इसलिए उन्होंने आपके सामने हमारी बुराई की, लेकिन हम दोनों विद्याधर और मैना, जो बड़े शान वाले, बुद्धिमान और अमीर राजाओं के वफादार सेवक हैं, हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। इसके बाद विद्याधर और मैना ने राजा के समक्ष अपनी पूरी बात रखी। विद्याधर और मैना ने राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों उन दो राजाओं के सेवक हैं जिनके राज्य में 100-100 रानियां हैं। उनमें से एक राजा का केवल एक पुत्र है, चंद्रकेतु, और दूसरे राजा की केवल एक पुत्री रत्नप्रभा। ये दोनों राजाओं ने भले ही कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के बच्चों के साथ करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की पुत्री है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसे पहले राजा का पुत्र है। विद्याधर और मैना ने आगे कहा, महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं दो राजाओं के सेवक हैं। भगवान की कृपा से हम राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, इस प्रकार विद्याधर और मैना ने अपनी बात राजा से कही। उनकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय विद्याधर ने अपना पैर राजा की ओर बढ़ाया, जिस पर एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। उस कागज पर ठीक ठीक वही बातें लिखी थीं जो राजा ने अपनी पसंद को लेकर कही थी। राजा ने जब वह कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हालांकि शुरुआत में राजा को विद्याधर और मैना की बातों पर थोड़ा संशय हुआ, परंतु जब उसने उनके पास मौजूद दोनों कागजों को मिलाकर देखा और हर बात एकदम सटीक पाई तो बिल्कुल आपकी पिछली नाम परिवर्तन सूची के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी, श्रीनारायण जी, माता लक्ष्मी जी, देवी पद्मा, राजकुमारी रत्नप्रभा, राजकुमार चंद्रकेतु, राजा दूसरे जन्म में सम्राट उदयन, तोता विद्याधर। नीचे दी गई पूरी स्क्रिप्ट में केवल वही नाम बदले गए हैं, बाकी कहानी पूरी तरह यथावत रखी गई है। उसकी सारी शंका समाप्त हो गई और उसे विद्याधर और मैना पर भरोसा हो गया। फिर सम्राट उदयन ने विद्याधर के पैर से चंद्रकेतु की सुंदर शाही तस्वीर निकाली और तुरंत उसे अपनी रानियों के पास भिजवा दिया। सम्राट उदयन ने रानियों से कहा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए क्या ये चंद्रकेतु हमारी रत्नप्रभा के लिए योग्य वर है या नहीं। क्या आप सभी रानियां इस राजकुमार को पसंद करती हो या नहीं। श्रीनारायण जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवी पद्मा, कुछ दिन बीत गए पर रानियों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इस बीच रत्नप्रभा को चंद्रकेतु की तस्वीर बहुत पसंद आ गई। वह चंद्रकेतु की तस्वीर को हर समय अपने पास रखती थी और निहारती रहती थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि चंद्रकेतु सबको पसंद आए। अब उसका विवाह जल्द ही हो जाना चाहिए, क्योंकि रत्नप्रभा तो चंद्रकेतु को देखे बिना जी नहीं पा रही थी। जैसे ही रानियों का जवाब सम्राट उदयन के पास पहुंचा तो सम्राट उदयन ने उस विद्याधर को वापस भेजते हुए कहा,
हे प्रिय विद्याधर, अपने राजा से जाकर कह दो कि चंद्रकेतु के लिए उसकी मनपसंद रत्नप्रभा मिल गई है और 3 महीने के भीतर विवाह के लिए हमारे पास आ जाए। फिर विद्याधर ने आदरपूर्वक झुककर सम्राट उदयन को प्रणाम किया और अपने देश की ओर निकल पड़ा। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में विस्तार से बताया। जब राजा ने ये सुना कि उसे अपने चंद्रकेतु के लिए वैसी ही रत्नप्रभा मिली है जैसी वह चाहता था, तो वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने तुरंत इस शुभ समाचार का भव्य रूप से जश्न मनाने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने पुत्र चंद्रकेतु के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़े बनवाए। घोड़ों के लिए शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों के लिए भी नई और आकर्षक वेशभूषा बनवाई गई। इसके अलावा अनेक प्रकार की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम मित्र इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज बड़ी सावधानी और ध्यान से तैयार करवाई ताकि इस मौके को यादगार बनाया जा सके। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, महीने बहुत जल्दी बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ दिन पहले ही चंद्रकेतु के पिता यानी राजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। चंद्रकेतु को विवाह के लिए जाना स्थगित करना पड़ा क्योंकि ऐसे दुखद समय में चंद्रकेतु का विवाह पर जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही चंद्रकेतु के पिता की मौत के शोक का समय बीता, तो फिर चंद्रकेतु विद्याधर के साथ रत्नप्रभा के देश की ओर रवाना हो गया। रत्नप्रभा का देश ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए चंद्रकेतु विद्याधर के साथ जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने अपना डेरा रत्नप्रभा के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, यदि उस दिन चंद्रकेतु ने उस बगीचे में अपना डेरा ना डाला होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसी बगीचे में उसका प्रिय विद्याधर मारा गया। उस बगीचे के माली ने उस विद्याधर को मार दिया। हुआ यूं कि बगीचे में खजूर के एक पेड़ पर बैठा हुआ वह विद्याधर खजूरें तोड़ तोड़कर चंद्रकेतु की ओर फेंक रहा था। लेकिन ये बात उस बाग के मालिक को अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्रोध में आकर विद्याधर को मार डाला। जैसे ही यह घटना घटी, चंद्रकेतु पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके कुछ देर के बाद ही उसने सुना कि रत्नप्रभा के पिता ने अब अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया था। कारण ये था कि चंद्रकेतु के पिता अब इस संसार में नहीं रहे थे और अब वे इस विवाह को उचित नहीं मानते थे। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही रत्नप्रभा बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी, तो संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जहां चंद्रकेतु ने बगीचे में अपना डेरा डाल रखा था। जैसे ही उसकी दृष्टि बगीचे की ओर गई, उसकी नज़र चंद्रकेतु पर पड़ी। रत्नप्रभा ने चंद्रकेतु को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी रत्नप्रभा के पास थी। रत्नप्रभा ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पालकी धोने वाले कहारों को वापस महल चलने का आदेश दिया क्योंकि रत्नप्रभा को उसका प्रेमी मिल गया था। उसी समय से रत्नप्रभा को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। शाम को भोजन के समय रत्नप्रभा ने अपनी थाली से आधा खाना खाया और बाकी का खाना चंद्रकेतु की तस्वीर के साथ चंद्रकेतु को भेज दिया। रत्नप्रभा ने अपनी प्रिय सेविका से कहा कि वह चंद्रकेतु से कहे कि यह भोजन स्वीकार करे। यदि वह इस भोजन को इनकार करे तो उसे कहना अपनी उंगली इस भोजन में घुसा ले। फिर सेविका ने वैसा ही किया जैसा रत्नप्रभा ने कहा था। जब चंद्रकेतु ने भोजन करने से मना किया, तो सेविका ने उसे भोजन में अपनी उंगली घुसाने के लिए कहा। जैसे ही चंद्रकेतु ने थाली के चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे वहां उसकी तस्वीर मिली। चंद्रकेतु सोचने लगा, रत्नप्रभा तो मुझसे प्रेम करती है। ये सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और तुरंत रत्नप्रभा के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसे उसने सेविका के साथ रत्नप्रभा के पास भेज दिया। जब रत्नप्रभा ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में चंद्रकेतु से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। आधी रात को चुपचाप उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया और सोने की अशफियों से भरी हुई एक थैली लेकर महल से बाहर निकल पड़ी जहां चंद्रकेतु ठहरा हुआ था।
फिर रत्नप्रभा चंद्रकेतु के पास पहुंच गई और चंद्रकेतु से कहने लगी, तुम चौंको मत, मैं जानती हूँ यह अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए बिना किसी को बताए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारे विवाह के लिए कभी सहमति नहीं देंगे, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने देश ले चलो, जहाँ हम दोनों बिना किसी भय और रोक टोक के एक साथ रह सकें। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, फिर चंद्रकेतु और रत्नप्रभा दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राज्य की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उस जादूगरनी की एक पुत्री थी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक भी थी। जैसे ही उसकी नज़र चंद्रकेतु पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वो उसी चंद्रकेतु से विवाह करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। अब वह जादूगरनी की बेटी यह सोचने लगी कि आखिर कैसे वह उस चंद्रकेतु को अपना बना सके। उसे एक चाल सूझी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों न हम उस चंद्रकेतु और रत्नप्रभा को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। तब जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मान ली और एक योजना बनाई। उसने चंद्रकेतु और रत्नप्रभा दोनों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर चंद्रकेतु और रत्नप्रभा दोनों उस जादूगरनी के घर भोजन करने पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, जादूगरनी ने एक चाल चली। उसने चंद्रकेतु को एक अलग कमरे में बुलवाया और उसके गले ... में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। रस्सी का फंदा डालते ही वह चंद्रकेतु एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने तुरंत उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया। उसके साथ ही उसने अपनी बेटी को भी उस भैंस रूपी चंद्रकेतु के पास भेज दिया। इधर रत्नप्रभा भोजन करने के बाद अपने प्रेमी चंद्रकेतु को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि चंद्रकेतु अब एक भैंसा बन चुका था। इसलिए रत्नप्रभा उसे पहचान ही नहीं सकी। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, इधर दिन भर वह भैंसा रूपी चंद्रकेतु जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। वह जहाँ भी जाती, वह भैंसा उसके पीछे साई की तरह चलता फिरता। वह जादूगरनी की बेटी हर रात भैंसे के गले में पड़ी रस्सी का फंदा खोल देती थी और वह भैंसा फिर से अपने असली रूप यानी चंद्रकेतु में बदल जाता था। रात भर वह चंद्रकेतु के रूप में रहता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी फंदे को उसके गले में डाल देती, जिससे वह दोबारा भैंसा बन जाता। दिन भर वह उसे इधर उधर अपने साथ घूमती रहती। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, उधर रत्नप्रभा की हालत बेहद खराब हो गई थी। कई दिन बीत गए थे और वह अब तक चंद्रकेतु से नहीं मिल पाई थी। वह पागलों की तरह अपने चंद्रकेतु को ढूंढ रही थी। वह बुरी तरह से परेशान और दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। वह सोचती कि आखिरकार चंद्रकेतु मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते। कभी वह सोचती कि शायद चंद्रकेतु ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आती कि चंद्रकेतु ऐसा नहीं कर सकते। वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर वह सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने चंद्रकेतु को मार दिया हो। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, फिर उस रत्नप्रभा ने अपने दुख को भुलाने और सच का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने रूप को बदलते हुए एक पुरुष का वेश धारण किया और सीधे उस नगर के रत्नप्रभा राजा के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। राजा उसकी वाणी, व्यक्तित्व और तेजस्विता से इतना प्रभावित हुआ कि हैरान रह गया। उसकी बुद्धिमानी और साहस देखकर राजा ने उसे अपने राज्य का कोतवाल नियुक्त कर दिया। अब वह रत्नप्रभा, जो अब सबकी नजरों में कोतवाल थी, दरबार में अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। कोतवाल होने के कारण उसे कई घरों में जाने और उनके भेद जानने का मौका मिलता। धीरे धीरे उसने पूरे नगर की हर गली, हर परिवार, हर कोने के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया।
श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए और फिर एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो जाती है। फिर नगर के सभी लोग उस कोतवाल को यानी रत्नप्रभा को राजा बना देते हैं, क्योंकि कोतवाल, जो वास्तव में रत्नप्रभा थी, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा और दयालु था। फिर एक दिन उसी नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा यानी रत्नप्रभा के पास आया। तो राजा रूपी रत्नप्रभा ने उस व्यक्ति से वह भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर खोज सकता था। फिर कुछ समय बाद एक दिन वह भैंसा अचानक कहीं गुम हो गया। तब राजा रूपी रत्नप्रभा ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवाई कि नगर के सभी भैंसों को दरबार में लाया जाए। उधर यह सूचना जादूगरनी तक भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्रित किए गए, लेकिन जादूगरनी ने अपने भैंसे को राजा के दरबार में नहीं भेजा। राजा रूपी रत्नप्रभा को जब ये पता चला कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा है, तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जादूगरनी के घर जाकर भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, जैसे ही सिपाहियों ने उस भैंसे को दरबार में लाकर उसके गले की रस्सी को जोर से खींचा, वह रस्सी अचानक उसकी गर्दन से छूट गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा चंद्रकेतु के रूप में बदल गया। फिर तो उस राजा रूपी रत्नप्रभा का सपना साकार हो गया और वह दौड़कर एकदम से चंद्रकेतु से लिपट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगरनी और उसकी बेटी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उस जादूगरनी और उसकी बेटी को पकड़कर बांध दिया गया। इसके बाद राजा रूपी रत्नप्रभा ने नगर वासियों से कहा, अपने चंद्रकेतु को ढूंढने के लिए मैंने एक पुरुष का रूप धारण किया था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ। अब जब मेरा चंद्रकेतु वापस मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी रानी और इन्हें अपना राजा स्वीकार करें। इस प्रकार नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने रत्नप्रभा को अपनी रानी और चंद्रकेतु को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब चंद्रकेतु राजा बनता है और रत्नप्रभा रानी बनती है। और उधर उस जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, क्योंकि जादूगरनी की जो बेटी थी, उसने अपने पिछले जन्म में अपने निर्दोष पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जन्म में उसे भी अपने कर्मों का भयंकर फल भोगना पड़ा। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, फिर वह चंद्रकेतु और रत्नप्रभा राजा और रानी बनकर एक दिन घूमने के लिए जाते हैं। और जब वे जंगल से होकर गुजरते हैं, तो वह एक वृक्ष के पास आराम करने लगते हैं। वो वृक्ष बहुत पुराना था और उस पर चंद्रकेतु और रत्नप्रभा ने अपने पिछले जन्म में एक प्रेम चिन्ह अंकित किया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नज़र उस चिन्ह पर पड़ी, तो एकदम से उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह रत्नप्रभा चंद्रकेतु से कहती है, हे प्रियवर, अब मुझे सब कुछ स्मरण हो आया है। मैं आपको पिछले जन्म से ही प्रेम करती आई हूँ और आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते थे। मैंने उस जीवन में भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे केवल इस बात का दुख था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन देखिए, ईश्वर ने हम दोनों को फिर से इस जन्म में एक कर दिया है। हम फिर से पति पत्नी के रूप में एक साथ हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे और हमें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। श्रीनारायण जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पद्मा, समय धीरे धीरे बीत जाता है। उनके पिछले जन्म की सभी अधूरी इच्छाएं इस जन्म में एक एक करके पूरी होने लगी। कुछ समय बाद रानी रत्नप्रभा गर्भवती हो जाती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में अपने पति को फिर से प्राप्त किया और उसकी खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोस्तों, फिर श्रीनारायण जी देवी पद्मा से कहते हैं,
हे देवी, इस कथा से हमें ये ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो ऐसे पति का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वही अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा ही मिलता है, और यदि पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा ही मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है, इसीलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे 7 जन्मों तक पति के रूप में मिलते हैं और उनके पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं भी भाग्य की देवी पूरी करती हैं। जिस प्रकार रत्नप्रभा को अगले जन्म में वही प्रिय चंद्रकेतु पति के रूप में मिला और जो संतान प्राप्ति की अभिलाषा अधूरी रह गई थी वह भी इस जन्म में पूरी हो गई। फिर श्री नारायण जी देवी पद्मा से आगे कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात ये प्राप्त होती है कि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का आचरण शुद्ध नहीं था। वह अपनी काली शक्तियों का सहारा लेकर चंद्रकेतु को पाना चाहती थी, लेकिन चंद्रकेतु उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, फिर देवी पद्मा कथा को पूरा सुनने के बाद श्री नारायण जी से कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह कथा कुछ सिखा गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।